नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीलें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले हमारे शहर बेंगलुरु से आने वाली एक अफसोसनाक ख़बर आप लोगों के सामने रखना है। इसमें हुकूमत की लापरवाही भी सामने साफ और वाज़े तौर पर छलकती है। 7 लोगों की जानें गई हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, शहर बेंगलुरु बिलखुसूस अपने खूबसूरत मौसम, बेहतरीन मौसम के लिए बड़ा मशहूर था, मारूफ था, मकबूल था। लेकिन इस साल शहर बेंगलुरु में जो गर्मी और जिस तरह हरारत का एहसास किया गया वो सारी तारीख़ में नहीं देखा गया। ऐसे में आज अचानक 3 बजे से ऐसी मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश शुरू होती है कि गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की लपेट में आने वाले बेंगलुरु के वासी थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लेते हैं, मगर कुछ ही देर के बाद उनके लिए बड़ी ही अफसोसनाक खबर पहुंच जाती है। और वो है शहर बेंगलुरु के क़ल्ब में वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको बोरिंग हॉस्पिटल कहा जाता है, उसका पिछले हिस्से का एक कंपाउंड, 4 दीवारी जो बोसीदा थी, वो नीचे गिरने की वजह से वहाँ सहारा लेकर के खड़े हुए लोग या वहाँ पर फुटपाथ पर 2 लोग दुकान चलाते हैं जिन्होंने बारिश से बचने के लिए दीवार से जुड़ कर के खड़े थे, उनमें से 7 लोगों की मौके वाक़े पर ही जान जाने की खबरें आ रही हैं, हलाक होने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी ज़ख्मियों की सही तादाद नहीं पड़ी है, क्योंकि लंबी दीवार थी और वो बोसीदा दीवार थी। नई हॉस्पिटल तो बना लिया था लेकिन पीछे का हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया गया था। ये वो इलाका माना जाता है जहाँ पोस्टमार्टम के लिए सरकारी सतह पर जब कभी भी कुछ क्राइम और इस तरह से वाबस्ता कुछ अमवात आती हैं तो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लिया जाता था। वहीं ये दीवार मौजूद थी और ये बड़ा बिजी एरिया माना जाता है, शिवाजी नगर का कल्बी इलाका माना जाता है। फुटपाथ पर हज़ारों दुकानें होती हैं और इसी के फुटपाथ पर दुकानें लगाई जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पेश आने वाला ये वाक़या, इस वक्त हुकूमत किस तरह से लापरवाही इख्तियार करती है, लोगों की जान की कोई इनके नज़दीक कीमत नहीं है, ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। महलूकीन के तादाद, उनकी शनाख्त सही तो पर अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, अलबत्ता अलग अलग ज़राए से अलग अलग तरह की ख़बरें और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है दावे किए जा रहे हैं। शहर बेंगलुरु में आज बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश लगभग 1 घंटे तक लगातार जारी रही। इसमें जो है ओले भी नीचे गिरे और ये सारे मनाजिर देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ ट्रैफिक थी वहीं, जहाँ इंसान था वहीं इंसान थम गया। कोई जो है बरसात में किसी की गाड़ी फंस गई, कोई आदमी ख़रीदार के लिए आया तो उसी दुकान में फंस गया, कोई मेहमान के यहाँ गया था तो उसी घर में फंस गया, कोई रास्ते में था तो वहीं फंस गया, कोई टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा था तो उसकी टैक्सी भी वहीं रुक गई। बेंगलुरु शहर में जब कभी मूसलाधार बारिश होती है तो लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाती हैं। और हाल के इस दौर में अगर बरसात आती है तो समझ लीजिएगा कि उसको अब घर पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, या फिर पूरा दिन भी बीत सकता है या सारी रात भी, क्योंकि बेंगलुरु के अक्सर इलाकों में इस वक्त रास्ते दुरुस्तगी का जो है इस वक्त सिलसिला चल रहा है। अक्सर इलाकों में काम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अक्सर इलाकों में इस वक्त सूरत हाल उसी तरह बनी हुई है। ऐसे में अगर इस कदर भयानक बरसात होती है तो फिर घरों में पानी का दाखिल होना जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां अजीरन बन जाती हैं, जूझना शुरू हो जाते हैं। इससे साफ और वाज़े तो पता चलता है कि टाउन प्लानिंग के तौर पर जब बेंगलुरु को बसाया गया था वो अपनी मनमानी किए हुए थे। उस वक्त इंजीनियरिंग जो की गई, बरसात के नाले के पानी को कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, किस मंजिल तक पहुंचाना है, कुछ भी नहीं है। एक इलाके में पानी जमा हो जाता है तो पूरे रास्ते भर जाते हैं, वहीं खाली होता है तो उसका पड़ोसी मोहल्ला पानी से भर जाता है, फिर वहाँ खाली होता है तो फिर वापस उसी मोहल्ले में पानी आ जाता है। ये पूरे बेंगलुरु में नालों की हालात हैं, जबकि खूबसूरत शहर है, मशहूर शहर है, IT हब माना जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पर इसकी
टाउन प्लानिंग बहुत ही घटिया बनाई गई है, ये कहा जा सकता है। या फिर जो पुरानी इसकी टाउन प्लानिंग थी उसको दुरुस्तगी करने के चक्कर में नई इंजीनियर्स ने कहीं कहीं बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, जिसके चलते भी जो है सूरत हाल नालों की बहुत बिगड़ी हुई है। ऐसे में जब पुराने बोरिंग हॉस्पिटल्स, इस तरह की जो बोसीदा कई कई सालों से खड़ी हुई दीवारों को दुरुस्त नहीं किया जाता है, तब इस तरह की बरसात आम आवाम की, गरीबों की जान ले लेती है, जिसके चलते आज 7 जाने गई, कई लोग जख्मी हुए, और वो भी वो इलाका जो इलाका बड़ा बिजी माना जाता है। ऐसे इलाके में और वो भी फुटपाथ पर खड़े हुए लोग बरसात से बचने के लिए, या फिर फुटपाथ पर वहाँ पर व्यापार करने वाले लोग हो सकते हैं जो गरीब दर्जे के होते हैं, उनकी जाने के बाद ये वही दीवार है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जो है सूरत हाल लोगों में इश्तियाल पाया जा रहा है, गुस्सा पाया जा रहा है। कई सालों तक बोसीदा पड़े हुए हॉस्पिटल को तो आपने दुरुस्त कर लिया, अंदरूनी सतह की बिल्डिंग को, लेकिन जहां जो है उसकी चार दीवारी को मजबूत करना था उसको बोसीदा छोड़ दिया। तो आज उस बोसीदगी ने कई लोगों की जानें ले ली हैं, अब कई लोगों को ज़ख्मी भी बताया जा रहा है। इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, आएगी तो आपके सामने रख दिया जाएगा। ये इस वक्त की बेंगलुरु की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आज शाम के वक्त में मान करके चले कि 3 से या 4 के आसपास से लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे बेंगलुरु के वासियों को थोड़ी बहुत ठंडक तो ज़रूर दी, लेकिन इस वाक़े ने उस ठंडक का मज़ा करकरा कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आइए आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने आप लोगों के सामने जो है मशरिक़ वस्ता की कुछ खबरें ईरान के सिलसिले में, तब IRGC की भी यानी पासदारान इनक़िलाब इस्लामी की भी वार्निंग सामने आ गई है। ईरान की फ़ौज पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ने अमेरिका को सख्त वार्निंग जारी की है। IRGC कहा है कि अगर अमेरिका कोई नई फौजी कार्रवाई करता है तो अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है और पूरे खित्ते में जवाबी हमले कर सकता है। एक सीनियर बहरिया एहलकार ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान की हिमायत करने वाले नेटवर्क को भी फ़ाल कर दिया जाएगा। एक और गलती की तो उसके बड़े जहाज़ समंदर में समा जाएंगे, और साफ कहा कि समंदर में शोले भड़केंगे, याद रखना। ये कहते हुए IRGC ने एक बहुत बड़ा नोट इस वक्त लिखते हुए वार्निंग का अपने ट्विटर पेज में जो है इस वक्त शाये किया है, यानी कि साफ और वाज़ेह तौर पर एक बार फिर ट्रंप के दरमियान में, IRGC पासदारान इनक़िलाब के दरमियान में अब जो है धमकी आमेज़ जो है चीज़ें एक दूसरे का तबादला होना शुरू हो गए हैं। मतलब ये है कि अब तक मुज़ाकरात कामयाब होंगे, इस बात के ज़्यादा इम्कानात पाए जा रहे थे, लेकिन आज IRGC की वार्निंग और अमेरिका की जानिब से आने वाली दोनों तरफ से वार्निंग के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर जो है दोनों ममालिक जंग की तरफ जा रहे हैं। उधर नाज़रीन में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल यानी 28 अप्रैल को कहा कि लबनान में हिज़्बुल्लाह की सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने के बाद ड्रोन के ख़तरे को ख़त्म करना अगला हदफ है। जुनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की सुरंगें तबाह करने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। साथ ही इसने कहा कि मैंने चंद हफ्ते कबल ड्रोन हमलों को ख़त्म करने के लिए खुसूसी मंसूबे की हिदायत दी थी। इस वक्त इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम इसे भी ख़त्म करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, लबनान पर जो है 2 हफ्ते की मज़ीद जंगबंदी की बात हो रही है, दूसरी जानिब लबनान में फिर हमले करने की धमकी दे रहा है। एक अजीब व गरीब किस्म की जो है ये जहनी तौर पर जो है पूरी तरह से दहशतगर्दी को पालने वाले ये दोनों दरिंदे इस वक्त पूरे आलम के लिए बहुत ही ज़्यादा दहशत पैदा करने वाले बन गए। उधर नाज़रीन गिरामी, FBI के साबिक़ सरबराह के ख़िलाफ़ मुकदमा चलने की बात कही जा रही है, क्योंकि उसने सदर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दिया था। जो अमेरिका की विफाकी जांच एजेंसी FBI के साबिक़ डायरेक्टर जेम्स कोमी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोमी पर इल्ज़ाम है कि इसने सदर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। अमेरिका की कायम मकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने मंगल को बताया कि विफाकी ग्रांड ज्यूरी ने जेम्स कोमी पर 2 मुकदमा चलाने का फैसला किया, जो अमेरिका के सदर को जान से मारने की धमकी दी। नाज़रीन में आज लंदन के रास्ते से एक वीडियो वायरल हुई है, जहाँ पर खबर आ रही है कि 2 यहूदियों पर एक शख्स ने बुरी तरह से हमला कर दिया है। अब इस सिलसिले में किसने हमला किया, कैसे हमला किया, इसकी तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वक्त जालिम सहूनी दरिंदे गाज़ा पट्टी में मासूम मुसलमानों पर जो कर रहे हैं उसके असरात पूरे इस वक्त अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। यहूदियों को लेकर के अलग ही किस्म की जो है इस वक्त जो है नफ़रत पाई जाती है लोगों में। अब जो इसने जो है राह चलते 2 यहूदियों पर हमला करने की वीडियो CCTV फुटेज में जो कैद हुई है उस पर अलग अलग तबसरे करते हुए इस वक्त सामने आ रहे हैं।
नाज़रीन में आपको मालूम होना चाहिए, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने आपके सामने रखा था कि बरतानिया में मौजूद यानी लंदन में मौजूद ईरान के सिफारत खाने की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया था कि शहादत के लिए तैयार हो जाओ। उसी दिन इस तरह यहूदियों पर हमले की वीडियो ने भी अलग तरह के तबसरे पैदा कर दें। अब सूरत हाल किस तरह पैदा होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात का बहुत बड़ा इक़दाम इस वक्त ऐसा हुआ है जिसका असर बराह रास्त सऊदी अरब पर और ओपेक जितने भी ममालिक हैं ओपेक में उन पर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से अलहदगी का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि उसने इक़्तिसादी नुक्ते नज़र और बदलते हुए तवानाई के मंजरनामे की वजह से 60 साल बाद इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला किया। ओपेक तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक का एक कार्टेल है जो आलमी सतह पर तेल की सप्लाई और कीमतों को मुतासिर करने के लिए पैदावारी पॉलिसियों को मजबूत कर रहा है। कितना पैदा करना है, कितना भेजना है, किस मुल्क को कितना भेजना है और कितना निकालना है, कितना साफ करना है, उसमें कितनी चीज़ों को अलग अलग करना है, फी बैरल का कितना रेट लगाना है, कौन से मुल्क में कौन भेजेगा, अलग तरह सारी चीज़ें बनती हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक बयान में कहा कि वो ओपेक से भी दस्तबरदार हो रहा है जिसमें रूस भी शामिल है। इस इक़दाम को ओपेक और उसके अहम रुकन सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका माना जा रहा है। ग्रुप मजमूई तौर पर दुनिया का तकरीबन 36% तेल पैदा करता है, तकरीबन 80% आलमी तेल के ज़खायर को कंट्रोल करता है। ओपेक की बुनियाद 1960 में सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेज़ुएला, कुवैत ने रखी थी। मुत्तहिदा अरब इमारात 7 साल बाद शामिल हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। माहिरीन का ख्याल है कि अरब इमारात के बाहर निकलने के साथ ओपेक ने अपनी पैदावारी सलाहियत का तकरीबन 15% खो दिया है और इसके सबसे ज़्यादा नज़्म ज़ब्त वाले अरकान में से एक है। ओपेक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात सालाना तकरीबन 2.9 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। सऊदी अरब ओपेक का डीप इक्वेट लीडर है, तकरीबन 9 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। सऊदी अरब के लिए ओपेक का बकिया अराकीन को मुत्तहिद रखना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और इसे अंदरूनी तामील और मार्केट के इंतज़ाम का ज़्यादातर बोझ अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। इस इत्तेहाद में ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेज़ुएला है, अल्जीरिया है, स्वाइगनी है, गिबून है, लीबिया है, नाइजीरिया है और जमहूरिया कांगो वगैरह शामिल है। तो नाज़रीन में इस इत्तेहाद से इस वक्त जैसी यूएई अलग निकल गया है, इसको लेकर के आलमी सतह पर इसकी सुर्खियाँ बन रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसे आज बेंगलुरु का मौसम बदला, इसी तरह दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने आज यू टर्न लिया है। तेज़ आंधी के बाद कई इलाकों में बारिश हुई है, शदीद गर्मी से राहत मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार तकरीबन 40 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुंच सकती है। तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों की शाखें टूटने, आरिज़ी ढांचे मुतासिर होने और ट्रैफिक में खलल पड़ने का जो है खबरें सामने आई हैं। बहरकैफ इस तरह से इस वक्त जो है मौसम मुख्तलिफ रियासतों में धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है और आज जो बेंगलुरु में बदला वो जो है अपने साथ एक सानिया भी साथ ले आया। उधर नाज़रीन गिरामी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हालिया समाअतों के दौरान अहम और हसास मामलात पर निहायत सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए न सिर्फ रियासती कार्रवाइयों बल्कि कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के किरदार पर भी संजीदा सवालात उठा दिए हैं। अदालत ने मदारिस के ख़िलाफ़ जारी तहक़ीक़ात, हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग और बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाले जोड़ों को दरपेश हरासानियाँ जैसे मामलात को बुनियादी इंसानी हकूक़ से जोड़ते हुए सख्त रिमार्क्स किए हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश में मदारिस के ख़िलाफ़ शुरू की गई इक़्तिसादी जराइम विंग की तहक़ीक़ात पर अबूरी रोक लगा दी। अदालत ने इस कार्रवाई को बज़ाहिर यकतरफ़ा करार देते हुए कहा कि किसी भी तालीमी या मजहबी इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई कानून और शफाफियत के उसूलों के तहत होनी चाहिए, ना कि उमूमी शुबहात या दबाव के तहत। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी बेज़ाब्तगी की शिकायत है तो उसके लिए मखसूस कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समाअत के दौरान अदालत ने ख़ास तौर पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा, जब मुल्क में हुजूमी तशद्दुद जैसे संगीन वाक़यात पेश आ रहे हैं, जब बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाले जोड़ों को हरासा किया जा रहा है, तो ऐसे में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार इदारे की खामोशी हैरान कुन है।
अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अवाम में खौफ की फिजा पाई जा रही है और ऐसे हालात में इदारों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। अदालत ने इन मुकदमात का भी हवाला दिया जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शादी के बाद हरासानी, धमकियों और समाजी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन अच्छा फ़ैसला और अच्छी हिदायत है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने जो आई है। जाहिर सी बात है कि यूपी में जो कुछ मदारिस को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से अलग अलग जो है कवानीन ला कर के अहले मदारिस को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं, वो हम तमाम लोगों के सामने है। दूसरा, जो हुजूमी तशद्दुद का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसकी वजह से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह तबसरा इन मामलात पर जो है वो जो है खुश आइंद माना जाएगा। वहीं पर बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाले जोड़े जो हिंदू मुसलमान या मुस्लिम हिंदू शादी कर लिए गए थे पहले, अब जो है खोज करके हिंदुत्व तंजीमें वो लड़कियां जो मुसलमान लड़कों से शादी की हैं उनकी जहन साजी करके जबरन मुकदमा दर्ज करवाने पर मजबूर करते हैं कि इसने जो है वो मजहब बदलने पर मजबूर किया, तब्दीली मजबूर किया। हिंदुत्व जहनियत के हामिलीन गुंडों की जानिब से मजबूर होकर वो लड़कियां अपने ही शोहरों के खिलाफ मामला दर्ज करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसी को जो है बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाले जोड़ों को हरासानियाँ कहते हैं, जिस पर भी बड़े तशवीश की बात करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त सख्त फटकार लगाई है। इससे साफ और वाज़ेह एक पैगाम जाता है कि शायद इस मामले में जो इस वक्त मजलूम हैं उनको अदालतों से इंसाफ मिल पाएगा। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल के इलेक्शन इस कदर ख़तरनाक और भयानक और वहशतनाक बना दिए गए हैं कि आज दूसरे मरहले की पोलिंग के मौके पर इस कदर वीडियोस आए हैं एक दूसरे पर हमले करने की जिसकी तारीख़ में नहीं मिलती। कहीं एमपी किसी को भगा करके मारता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं साबिक़ एमपी किसी को भगा करके मारता हुआ नज़र आ रहा है। चेहरे देखने के बाद ये किस पार्टी के लोग हैं क्या हैं आपको पता चल जाएगा। कहीं पर ये टीएमसी के कैंडिडेट बता रहे हैं कि हमें खुद जो है पोलिंग बूथ में जाने नहीं दे रहे हैं और सामने वाली पार्टी सबके सब वहाँ शामिल हैं। अंदर क्या हो रहा है पता नहीं है। और दूसरा जो है खुद बीजेपी वाले टीएमसी लीडरान पर जो है गुंडागर्दी करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये सारी वीडियोस हैं जो एक एक करके इस वक्त निकल कर आ रहे हैं एक दूसरे पर हमला। उसमें टीएमसी के एक लीडर बाकायदा जो है मोदी के दावे को ठुकराते हुए साफ और वाज़ेह तौर पर चैलेंज देते हुए नजर आते हैं कि अगर जैसा कि आप दावा कर रहे हैं इस तरह आपने जीत दर्ज नहीं की मगरबी बंगाल में तो आप चैलेंज करें कि अपने पीएम के ओहदे को छोड़ देंगे, उस ओहदे का इस्तीफ़ा दे देंगे। ये दोनों वीडियो जो इस वक्त ममता बनर्जी के हैं, दूसरे वीडियो जो हमले करने की वो हमने दिखा दिया है और ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। ये दोनों वीडियोस आप देख लें कि क्या इस वक्त जो है आज के दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद किस तरह के तबसरे सामने आए हैं। इसके बाद नाज़रीन गिरामी में आपके सामने राहुल गांधी की एक वीडियो चलेगी जिस वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि किस तरह निकोबार के जंगलात को भारत की हुकूमत एक बार फिर मालदारों को बेचने की कोशिश कर रही है, वहाँ के अवाम की जो है वो हुकूक को दबा रही है, वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले ले रही है और एक मखसूस मालदारों को यहाँ की ज़मीन जंगलात की ज़मीन बेच करके मकामी लोगों का हक़ मार रही है। इन वीडियोज़ को देखें, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी? देखिए देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. And CRPF cannot torture like this. See, no state police is there. What none of the booths are state police. None of the booths. All they have captured. All they have captured. Is it their duty? They should secure the border. Instead of secure the border, they are securing one political party. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত অ্যাট্রসিটি হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পাড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। আর কয়েকটা ওসি নিউলি ডেপুটেড হয়েছে কালীঘাট
Bhawanipur, like this Chitla, kije korche আর kije না korche আপনারা কল্পনা করতে পারেন। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores. And by the way, this is just the part of the forest that we were able to enter. I'd like to show you the part that we couldn't enter because it's so thick and it has so many trees. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But they are doing this in a hidden manner, surreptitiously, and this needs to be told to the whole nation, especially young people, because this is your future. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place.